माँ, माँ उठो। पर क्यों बेटा? अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। इतना जल्दी क्यों उठा रहे हैं बेटा? सावित्री जी आंख मलती हुई उठी। माँ को अपने बेटे के कमरे में सोता देख रमन का खून खौल उठा। आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के कमरे में मत सोया करें। समझ नहीं आता। पूरे दिन खांसती मठारती रहती है। जब जब कमरे में सोती हो एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हो। हर बार कमरे में सैनिटाइज करना पड़ता है, कहीं बच्चा मेरा बीमार ना हो जाए। सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा जगह है, वहाँ कोने में क्यों नहीं जाकर सोती? पूरे घर में डेरा डालने की क्या ज़रूरत है? यह तुम्हारा गांव नहीं है। और यह क्या तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे को क्यों उठा रखा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तेरा गंदा चादर मेरा बच्चा ओढ़ेगा, बीमार हो जाएगा। हमारे घर की नौकरी रानी भी तुझसे ज़्यादा अच्छे से रहती है। बेटे की कड़वी बातें सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसू छलक पड़ी। अब घूर घूर कर क्या देख रही है? जाइए यहाँ से। तभी मनीषा ने कमरे में प्रवेश किया। हाय, कैसी रही तुम्हारी रात की पार्टी? रमन बोला। मनीषा गले में हाथ डालते हुए बोली, रात भर डांस करके मेरा हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। बुढ़िया से बोल देना कल सारा काम संभाल लेगी। अरे सासू माँ जाग रही है। रमन बोल पड़ा। माँ की खांसी की वजह से मेरा बच्चा बीमार न हो जाए, इसीलिए मैंने कहा दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। बार बार अपना घर में अपनी हैसियत भूल जाती है। 2 कौड़ी की नौकरानी कहीं की माँ देख नहीं रही। आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है पार्टी से। जाकर इसके लिए गर्म तेल लेकर आइए और मनीषा के पैरों को तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आपकी इतनी हिम्मत कि एक और तमचा रमन के गाल पर पड़ा। बस बहुत हुआ तुम लोगों का। शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही तो लिहाज कर लेती। सास माँ, हद में रहिए आप। जानती नहीं है मुझे, मैं अपने पर आ गई तो तुमको। तभी एक और थप्पड़। मनीषा जमीन की धूल चाट गई। अच्छे से जानती हो तुम्हें निहायती बदतमीज औरतों को। तुम अरे 4 अंग्रेजी अक्षर क्या पढ़ लिया? अपने सारी समझे संस्कृति सब भूल गई। अभी 4 छापड़ और लगाऊंगी ना तो सारी अंग्रेजी निकल कर बाहर आ जाएगी। समझी तुम? और बेटा, तुम वो रात बहू है, लेकिन क्या तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें माँ का दर्द का रत्ती भर एहसास नहीं होता? क्या कहा? और तुमने आज माँ की चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन हैजा, निमोनिया, मलेरिया और न जाने क्या क्या बीमारियां लगी रहती थी। मैंने तो कभी तुझको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया था। सी, तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसे बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो लानत है तुम पर, तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है। कम से कम वो अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलता। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार करो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बस, अब बहुत हुआ। अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बहू बेटे माँ का यह रूप देखकर सन्न रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। सावित्री जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज
इसने सारी हदें पार कर दी। सावित्री जी ने इतनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, यह उनका दिल ही जानता है। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में दाई की नौकरी मिल गई तो उनके बच्चे रमन को भी फ्री में स्कूल वालों ने पढ़ने का मौका दे दिया। स्कूल में ही एक कमरा मिल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा था। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद एक लड़की से उसकी शादी करा दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनके अकेलेपन और दर्द वह सहती आ रही थी वह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई कितना भी चाह ले मिलता उतना ही है जितना नसीब में हो। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आज बहू बेटे की शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। सावित्री जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। दो आदमी सावित्री जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे कर देते हैं। सावित्री जी हड़बड़ाकर उठ बैठती है और उससे पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसीलिए तुम्हें हटाया। अम्मा, एक आदमी ने कहा पंखा खुलवाने को भेजा गया है, पर किसने भेजा? बहू ने सावित्री जी से ने कहा। तब तक मनीषा बहू उस कमरे में आकर कहती है, अरे जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी है, थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बहू, यह पंखा खुलवाकर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखे के मैं कैसे रहूँगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीन कर यह खटिया लगवा दिया, जिससे मेरे कमरे का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से अब यह पंखा भी न रहेगा तो मैं तो कैसे सो पाऊँगी? सावित्री जी ने कहा। सावित्री जी की इस बात से मनीषा उन्हें एक चाटा लगा कर कहती है, बुढ़िया, तुझे जो यह छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए भी मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए। महारानी को पता भी है कितना बिजली का बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा? दिन भर पड़े रहना और चरना है, इसके अलावा और काम भी है क्या? आता है क्या तुझे? सावित्री जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और वापस जाकर अपने खटिया में बैठकर पसीना पोंछने लगती है। आज घर में पार्टी थी। सावित्री जी के बेटे रमन और बहू मनीषा की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजा रहा था। जहां घर के कोने कोने को रोशनी और पंखों से सजाया जा रहा था, वही सावित्री जी के कमरे से पंखा भी हटा दिया गया। खैर, मनीषा और रमन भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे कि तभी हलवाई मनीषा से कहता है, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया तो मैंने किसी और से बात की है। वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ। पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? मनीषा ने पूछा। सब्जियां काटने के लिए, झूठे बर्तन धोने और झूठी टेबल पोंछने के लिए, साथ साथ पूरियां भी बेल, इसके लिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत होगी। हलवाई ने कहा, चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो ये सारे काम अकेले ही कर देगी। मनीषा ने यह कहा और थोड़ी ही देर में सावित्री जी को खदेड़ते हुए आई और बोली, यह लो, ले आई तुम्हारी सहायक को, पर यह तो काफ़ी बुजुर्ग है, क्या यह इतने सारे काम कर पाएगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेगी? इतने बड़े बड़े पतीले यह धो पाएगी? करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम बता दो।
यह कहकर मनीषा वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने सावित्री जी से कहा, अम्मा तुम यहाँ बैठकर यह सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियाँ के ढेर पड़े थे, जिसे दिखाकर हलवाई सावित्री जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतना सब्जियाँ? अच्छा बताओ, घर और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने के लिए आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो। क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को भी हार मानना पड़ता है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई अभी वह मेरी बहू है। सावित्री जी ने कहा, क्या वह तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों अम्मा? उस हलवाई ने कहा, मालकिन मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको उसके बेटे बहू एहसास कर रख रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं तो क्या हुआ वह अगवासी हो? पहनने को कपड़ा देते हैं तो क्या हुआ वह अगर फटे पुराने हो? रहने को घर दिया तो क्या हुआ? जो सारे काम मुझे ही करने होते हैं। इस उम्र में बच्चों से इतना एहसास मिल रहा है तो यह क्या कम है? आखिर इस दिन के लिए ही तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं। पर यह कोई नहीं कह सकता कि यह वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर ही पड़ेगी। सावित्री जी ने कहा। हलवाई सावित्री जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी सावित्री जी कहती है, चलो बेटा अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई बूढ़ी हड्डियां हैं, थोड़ा धीरे काम करेगी। उस पर अगर बातें करने लगे तो और भी देरी हो जाएगी काम में, जिसे तुम्हें थोड़ी फटकार मिलेगी पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू हो गया कि तभी मनीषा रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुम्हें बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ पर जाने की बात कर रखी है, इसीलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे सावित्री जी की हालत खराब थी, ऊपर से उनसे काम भी कराया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता रहा था। सावित्री जी को बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर सावित्री जी से कहता है, अम्मा बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम ही खाना खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो सावित्री जी को काफ़ी लगी थी और सुबह से खाने की बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच नहीं सकती थी, क्योंकि मनीषा की पूरी नज़र सावित्री जी पर ही थी। अगर उसने उन्हें ऐसे खाते देख लिया तो वह उनका खाना यह कहकर बंद कर देगी कि आपका तो पेट भर ही गया होगा। सावित्री जी को अब खाने देगी और न बाद में और उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। और जब सारे मेहमान चले गए और मनीषा रसोई में आई, उसने हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने रामू को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा, किसी को और कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने वाली है यहाँ मेरे पास तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूँ? और कहना अपने रामू से जो खाना बचा है वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं दे सकती मैं। मनीषा ने कहा, पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तनों यह बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? इससे तो हिलाया भी नहीं जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े से और पैसे खर्च हो भी जाएं तो क्या हुआ? बेचारे गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा, तुम्हें बड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, तुम्हारे काम के तो तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ और इतना खाना दे तो रही हूँ मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं है क्या? बाहर में आटे दाल का भाव पता
भी है क्या? अरे इसकी पूरी साल की कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो इसे मैं यूं ही दे रही हूँ। मनीषा ने कहा, हम चलते हैं। हलवाई ने कहा, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सारा खाना ले जाओ। जो खुद न खा सको तो अपने गली के कुत्तों को दे देना। मनीषा ने कहा, पर मैडम, अम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, वह कब से काम में लगी हुई है। और जब इतना खाना बच ही गया तो उनके लिए भी कुछ। हलवाई से कि इतना कहते ही मनीषा कहती है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं कि तुम लोगों से भी यह खाना ले लूँ। वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को नहीं पचता। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। उसने सावित्री जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही मनीषा सावित्री जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सारा बर्तन धोएगी, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू, तुमने सारा खाना उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सावित्री जी ने कहा, यह सारा काम पहले ख़त्म कर लो, फिर दूंगी खाना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसीलिए पहले ही काम ख़त्म करो, फिर खाना मिलेगा। मनीषा ने कहा, पर खाना तो तुमने सब दे दिया। सावित्री जी ने कहा, वो बुढ़िया, तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी। तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल की बासी दाल चावल, बड़ी आई हलवा पूरी खाने वाली। यह कहते हुए मनीषा चली गई। अब सावित्री जी अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था कि मनीषा उसका खाना बंद न कर दे। पर अंत में उसे मिला क्या? वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो यह दिन देखना पड़ रहा है। सावित्री जी ने सोचा, चलो भूख तो जोर की लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे बासी हो या बासी दाल चावल ही क्यों न हो। सावित्री जी ने यह सोचते हुए और झूठे बर्तन को समझने लगी। पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती है, वह चौंक जाती है क्योंकि उसमें थोड़ा खाना था। वह हैरान होकर जब सारी पतीलों के ढक्कनों को हटाती है तो सब में थोड़ा थोड़ा खाना था। वह समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे समय भर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी पूरी हलवा लड्डू खाने लगी। सावित्री जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा रमन वहाँ आकर कहता है, यह क्या माँ, जरा और जोर लगाओ ना, खाती हो इतना हो सब कहाँ चला जाता है। यह सुनकर सावित्री जी कहती है, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान। पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतना मन्नतें क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करे, वैसे बच्चों से तो बे औलाद होना अच्छा है। कह तो ऐसे ही रहे हो जैसे मुझे पैदा कर मुझ पर बड़ा एहसान किया। अरे अच्छा होता जो तुम मुझे पैदा ही नहीं करती, तो अच्छा शायद किसी रईस घर में ही मैं जन्म लेता।